डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स के सफल आयोजन के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिले खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे। मुलाकात के दौरान सीएम साय ने कहा, खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स की मेजबानी करना गर्व की बात। प्रदेश से खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच पर आगे बढ़ने का मिलेगा मौका। झारखंड विधानसभा की 25 समितियों का गठन, कल्पना सोरेन को महिला एवं बाल विकास समिति की कमान, मनोज यादव बने लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने खुद संभाली कई प्रमुख समितियों की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के जालना में समृद्धि महामार्ग पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से मजदूरों से भरा वाहन हुआ हादसे का शिकार। आज की मौत। सीएम फडणवीस ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए सहायता की घोषणा की। भागलपुर में मिड डे मील खाने के बाद 15 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, बच्चों को पेट दर्द, उल्टी और चक्कर आने की शिकायत। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। अस्पताल में स्कूल प्रबंधन का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं रहने से अभिभावकों में स्कूल के प्रति आक्रोश। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके कार्यालय में केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने सुश्री खडसे का शॉल, बस्तर आर्ट से निर्मित आकर्षक प्रतिकृत तथा बस्तर दशहरा पर आधारित कॉफी टेबल बुक भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता केवल उन्हें उचित अवसर, संसाधन और सशक्त मंच उपलब्ध कराने की है। राज्य सरकार खेल एवं सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि हाल ही में आयोजित बस्तर एवं सरगुजा ओलंपिक ने प्रदेश को नई पहचान दिलाई है। इन आयोजनों के जरिए अनेक छिपी हुई प्रतिभाएं सामने आई हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। सरकार द्वारा उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनके कौशल को और निखारने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स की मेजबानी करना प्रदेश के लिए गर्व की बात है और हमारे आदिवासी अंचल के युवाओं में यह नई ऊर्जा का संचार करेगा। उन्होंने कहा कि बस्तर आज जब मुख्य धारा से जुड़ रहा है और वहां शांति स्थापित हुई है, तो निश्चित ही आने वाले समय में खेलों में युवाओं की भागीदारी और बढ़ेगी। उत्कल दिवस एवं वार्षिक उत्सव स्नेह सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सांस्कृतिक एकता की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विष्णुदेव साय उपस्थित रहे। उनके साथ पुरंदर मिश्रा और टंकराम त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और उत्कल समाज के सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री साय ने महाप्रभु जगन्नाथ की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। इसके बाद उत्कल सेवा समिति की पत्रिका सुविधा का विमोचन किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने उत्कल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच अटूट सांस्कृतिक संबंध है। उन्होंने बताया कि पूरे छत्तीसगढ़ में अनेक जगन्नाथ मंदिरों का निर्माण हुआ है, जो इस रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है और राज्य खनिज संपदा से भरपूर है, जिससे विकास की अपार संभावनाएं हैं। कार्यक्रम में रायगढ़ उत्कल समाज के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश मिश्रा ने बताया कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा देश का पहला भाषाई राज्य बना था। इसी ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए हर साल उत्कल दिवस मनाया जाता है। सम्मेलन के दौरान समाज के विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए कई मांगे भी रखी गई हैं, जिनमें जगन्नाथ पूजा दिवस पर शासकीय अवकाश घोषित करना, मंदिर के लिए भूमि उपलब्ध कराना तथा जीर्णोद्धार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना शामिल है। आज 1 अप्रैल है, उत्कल दिवस है। मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को और उत्कल समाज को उत्कल दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आज रायगढ़ जो हमारा परिवार है, जहां के लोगों ने आशीर्वाद देकर 20 साल तक हमको सांसद बनाया, वहां आज समाज की तरफ से आमंत्रण मिला था और हम लोग शामिल हुए समारोह में। उनका बहुत धन्यवाद करते हैं और आज जगन्नाथ महाप्रभु का मंदिर में जाके पूजा अर्चना भी की हैं और उनसे
पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना किए हैं। छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो, ऐसा उनसे प्रार्थना की है। नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है। जी बिल्कुल, इसके लिए हम छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे जवानों के अदम्य साहस को उनको भी नमन करते हैं, उनको भी धन्यवाद करते हैं कि सबने मिलकर सबके आशीर्वाद से आज नक्सलवाद जो एक बहुत बड़ा कलंक था हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में, बस्तर के लोग 40 साल से भी ज़्यादा समय तक विकास से अछूता थे, आज वो नक्सल मुक्त हो रहा है, वहाँ भी विकास पहुँचेगा। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण महंगाई लगातार बढ़ रही है। उन्होंने पेट्रोल, रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए आम जनता पर बढ़ते बोझ की बात कही। उनका आरोप है कि जरूरी सामानों के दाम बढ़ने से आम आदमी परेशान है और सरकार इस पर नियंत्रण करने में नाकाम रही है। बलरामपुर जिले के कुसमी क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर हिंदू समाज के खिलाफ अभद्र भाषा और गाली गलौज करने का मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया। जानकारी के अनुसार एक आईडी से आपत्तिजनक पोस्ट की गई, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। घटना के विरोध में स्थानीय हिंदू समाज के लोग थाने पहुंचे और दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। लोगों का कहना है कि इस तरह की हरकतें समाज में वैमनस्य फैलाती हैं और शांति व्यवस्था को बिगाड़ सकती हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी जुटाई। जांच के बाद आरोपी युवक की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह की अभद्र और भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। रायपुर के गंज इलाके में शराब और जुआ खिलाने का सिंडिकेट चलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी को कोर्ट के निर्देश पर जेल भेज दिया गया है। क्राइम ब्रांच और गंज थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में युवकों को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में आत्मसमर्पण करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि युवक कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए गुपचुप तरीके से आत्मसमर्पण की योजना बना रहा है। अग्रवाल सभा द्वारा आगामी 4 से 5 अप्रैल को श्री अग्रसेन धाम छेड़ी खेड़ी रायपुर में 3 प्रमुख आयोजन किए जा रहे हैं। परिचय सम्मेलन का उद्घाटन सत्र शनिवार 4 अप्रैल को प्रातः 11 बजे श्री अग्रसेन धाम छेड़ी खेड़ी में होगा, जिसमें अतिथि के रूप में श्री राजेश अग्रवाल मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्री अमर अग्रवाल पूर्व मंत्री एवं विधायक बिलासपुर होंगे। अविवाहित युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के अलावा 17 अन्य प्रदेशों से भी रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए हैं। 500 से अधिक रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 100 से ज्यादा युवतियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। विदेशों में निवासरत 5 प्रतिभागियों ने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। प्रत्याशियों के साथ साथ आने वाले अभिभावकों को भी 2 दिनों की पूरी आवास व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। इस अवसर पर अग्र धरोहर की विमोचन भी किया जाएगा। अग्र धरोहर में अग्र बंधुओं द्वारा सर्व समाज की सेवा के लिए बनाए गए स्थायी प्रकल्पों का विवरण प्रकाशित किया जाएगा। जिन सेवा कार्यों का विवरण अब तक संकलित किया जा सका है, उनका प्रकाशन किया जाएगा। भविष्य में शेष कार्यों का संकलन कर द्वितीय प्रकाश भी किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर पूरे समाज में अत्यंत उत्साह है। अग्रवाल समाज रायपुर द्वारा लगभग 15 सालों के बाद परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अग्रवाल सभा रायपुर के अध्यक्ष विजय कुमार अग्रवाल के साथ वे अग्रवाल सभा के पदाधिकारी ने 60 से अधिक स्थानों का दौरा इस दौरे करके अग्र बंधुओं को परिचय सम्मेलन में रजिस्ट्रेशन कराने हेतु एवं अग्र मंथन में आने के लिए आमंत्रित किया है। अब रुक करेंगे झारखंड की खबरों का, जहां झारखंड विधानसभा के 2026-27 सत्र के लिए 25 स्थायी समितियों का गठन कर दिया गया है। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कई अहम चेहरों को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक कल्पना सोरेन को महिला एवं बाल विकास समिति का सभापति बनाया गया है, जिसे इस सूची में सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं आवास
समिति की जिम्मेदारी दशरथ गगराई को और प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति की कमान बसंत सोरेन को सौंपी गई है। इसी क्रम में कांग्रेस विधायक मनोज कुमार यादव को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसमें कई दलों के विधायकों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्राक्कलन समिति की अध्यक्षता हेमलाल मुर्मू को दी गई है, जबकि सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सभापति निरल पूर्ति होंगे। इसके अलावा सरयू राय को प्रत्यायुक्त विधान समिति का प्रमुख बनाया गया है, जिससे इस बार समितियों में संतुलन साधने की कोशिश साफ नजर आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने खुद कई महत्वपूर्ण समितियों की जिम्मेदारी अपने पास रखी है, जिनमें नियम समिति, विशेष अधिकार समिति और याचिका समिति शामिल है। साथ ही अन्य समितियों में भी विभिन्न विधायकों को सभापति बनाकर व्यापक प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस फैसले के जरिए विधानसभा में कार्यों को अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने की मंशा दिखाई दे रही है। बेरमो कोयलांचल क्षेत्र सीसीएल के बीएंडके और ढोरी एरिया में इस वित्तीय वर्ष में शानदार प्रदर्शन किया गया। बीएंडके क्षेत्र में 83.58 लाख टन कोयला उत्पादन पर कर नया रिकॉर्ड बनाया गया, जो 84 लाख टन के लक्ष्य के करीब है। इस सफलता का श्रेय मजदूरों की मेहनत और टीम वर्क को दिया गया है। साथ ही रेलवे ट्रैक से कोयला डिस्पैच भी लगभग दोगुना होकर 867 से बढ़कर 1662 हो गया है। वहीं ढोरी क्षेत्र की समीक्षा बैठक में 2025-26 की उपलब्धियों और चुनौतियों पर चर्चा हुई। लक्ष्य 54 लाख टन के मुकाबले 46 लाख टन उत्पादन हुआ, जबकि लाभ घटकर करीब 120 करोड़ रुपए रह गया। एसडीओ सीएम परियोजना को 143 हेक्टेयर जमीन की मंजूरी मिली है और अप्रैल अंत तक हाईवाल माइनिंग शुरू होने की संभावना है, जिससे उत्पादन बढ़ेगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में बीएंडके क्षेत्र को 10.2 मिलियन टन उत्पाद का लक्ष्य मिल गया है, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में प्रिंस गुप्ता और उर्फ भाटिया को पुलिस ने एनकाउंटर किया है। क्रॉस फायरिंग में प्रिंस गुप्ता को पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एनकाउंटर बालीटी ओपी क्षेत्र के गोडावली के पहाड़ी में हुई। एसपी हरविंदर सिंह मौके पर पहुंचकर बताया कि बोकारो में हाल के दिनों में अमन साहू और प्रिंस खान गिरोह के द्वारा रंगदारी की मांग की जा रही थी। इसी मामले में पुलिस ने हिरासत में लिए गए प्रिंस गुप्ता के निशानदेही पर उक्त जगह में हथियार बरामद करने के लिए पुलिस पहुंची थी। इसी दौरान एक पिस्टल पुलिस को देने के बाद मौके का फायदा उठाते हुए दूसरे पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें पुलिस के जवान और अधिकारी बाल बाल बचे और गाड़ी में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जिसमें प्रिंस गुप्ता के पैर में गोली लगी। हाल के दिनों में व्यवसायियों को धमकी देकर रंगदारी मांगने का काम अमन साहू और प्रिंस खान गिरोह के द्वारा किया जा रहा था। इसी मामले में 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में मुख्य आरोपी प्रिंस गुप्ता ने बताया कि उसने हथियार पहाड़ी में छुपा रखा है। हथियार बरामदगी को लेकर बालीडी थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह प्रिंस गुप्ता को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक प्रिंस गुप्ता और उसके सहयोगियों के द्वारा बोकारो के व्यवसायियों का मोबाइल नंबर अमन साहू और प्रिंस खान गिरोह को उपलब्ध कराया जाता था। इसके बाद व्यवसायियों को धमकी देकर रंगदारी की मांग भी की जाती थी। रांची के धुरवा में स्थित पारस अस्पताल में अब कैंसर जैसी गंभीर और जटिल बीमारियों की जांच को लेकर सुविधा का विस्तार किया गया है, जिसके तहत कल अस्पताल में मरीजों के लिए एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड मशीन को स्थापित किया गया है। इस क्रम में पारस के फैसिलिटी डायरेक्टर डॉक्टर नितेश कुमार ने एपीएन न्यूज के माध्यम से मशीन के लाभ के बारे में लोगों को अवगत कराया। इस वक्त हम राजधानी रांची के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल पारस पहुंचे हैं, जहां के फैसिलिटी डायरेक्टर डॉक्टर नीतीश कुमार हमारे बीच है। आज एक खास कार्यक्रम किया गया यहाँ पर। इस कार्यक्रम के बारे में, इस फंक्शन के बारे में जानकारी सीधा उन्हीं से लेंगे। एपीएन में उनका स्वागत करते हैं। क्या कुछ आज खास हुआ? देखिए, आज हम लोगों ने एक मशीन का इनॉग्रेशन किया है, जो कि झारखंड में शायद ये दूसरा मशीन है। ये मशीन EUS या इबस बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड या इंडो ब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड हम लोग पेट के ऊपर से या कहीं भी अंग के ऊपर से करते हैं, तो जो छोटे पार्ट्स होते हैं, नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, वो आसानी से दिखते नहीं है पेशेंट्स को। क्या खर्च आएगा सर इसके?
देखिए, जो अल्ट्रासाउंड है इसका खर्च जो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होता है उससे थोड़ा ज्यादा है, करीबन 18-20 हजार के आसपास इसका खर्च आएगा। बट इससे जो डायग्नोसिस होगी, उसका इलाज वो पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा है। अच्छा, अलग अलग जैसे अलग अलग ये अल्ट्रासाउंड होगा उसका अलग अलग इलाज होगा, इसका डिफरेंस भी है? जनरली ईबस है एक जो सांस की नली के थ्रू होता है, और ईयूएस है जो कि पेट के रास्ते में जाता है। तो इन दोनों का है, तो दोनों का लगभग इसी रेंज में कॉस्ट है। अच्छा, ये मशीन की क्या लागत है? लागत, देखिए ये मशीन की अलग अलग लागत होती है, करीबन 40-50 लाख के आसपास की मशीन होती है। ठीक है सर, शुक्रिया। तो सुना आपने, आज इस खास कार्यक्रम का ये मुख्य विषय था। आज ये जो एंडोस्कोपी से जुड़ा हुआ खास ये मशीन जो लॉन्च किया गया है पारस में, इस बारे में तमाम जानकारी फैसिलिटी डायरेक्टर डॉक्टर नीतीश कुमार हमारे बीच देते नजर आए। देश ही नहीं विदेश से भी कई ऐसे पेशेंट्स यहाँ पहुँचते हैं जिन्हें अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। उनके लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि जो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड है उससे ज़्यादा बेहतर जो है छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया कि इस मशीन के तहत अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, और बड़ी बीमारियां जैसे कि कैंसर की बीमारी के लिए ये काफी ज्यादा सुविधाजनक साबित हो सकता है। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राजे से नमस्कार। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार की खबरों का रुख करके, जहां उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि विभाग ने 71 बालू घाटों की नीलामी की है और 123 बालू घाटों को पर्यावरणीय स्वीकृति दी है। उनका कहना है कि विभाग का लक्ष्य है कि राज्य में बालू खनन सुव्यवस्थित, पारदर्शी और पर्यावरण सम्मत बनाया जाए। उन्होंने बताया कि विभाग ने बालू खनन के लिए ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया शुरू की है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और राजस्व संग्रहण में वृद्धि हुई है। इसके अलावा विभाग ने बालू घाटों के आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए भी काम किया है। विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि विभाग का प्रयास है कि राज्य में खनन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे राजस्व संग्रहण में वृद्धि हो और राज्य के विकास में योगदान मिले। उन्होंने बताया कि विभाग ने खनन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए भी काम किया है। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री ने बताया कि विभाग का लक्ष्य है कि राज्य में खनन को एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में विकसित किया जाए। हमने बिहार खनन परिदृश्य को उपद्रव के पर्याय से उद्यमिता के उभरते हुए क्षेत्र में बदलने का प्रयास किया है। आज बिहार में अवैध खनन की नहीं, राजस्व संग्रह की चर्चा हो रही है। ओवरलोडिंग की जगह अब अपॉर्चुनिटी की बात बिहार के अंदर की जा रही है। विभाग में पारदर्शिता और आपसी समन्वय से हम हर व्यवधान का सटीक समाधान करने पर बल दे रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव राज्य के खनन परिदृश्य पर भी देखा जा रहा है। वर्ष 2001-2 में जहां बिहार का राजस्व संग्रह महज 41 करोड़ था, वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए सरकार ने 2009-10 में इसे बढ़ाकर 263 करोड़ तक पहुंचाया। भागलपुर में उस समय प्रशासनिक हलचल तेज हो गई जब लदू जल संसाधन विभाग बिहार के सचिव सह जिला प्रभारी सचिव बी कार्तिकेय धनजी समीक्षा बैठक के लिए समाहरणालय पहुंचे। समीक्षा भवन में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। भागलपुर के शाहजंगी गंगोटा मैदान स्थित प्राथमिक विद्यालय से एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां मिड डे मील खाने के बाद करीब 15 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बच्चों को आनन फानन में एम्बुलेंस के जरिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि स्कूल के बच्चों को छोले और चावल दिया गया था। खाना खाने के कुछ ही देर बाद बच्चों को पेट दर्द, उल्टी और चक्कर आने की शिकायत होने लगी, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई। घटना की जानकारी मिलते ही हबीबपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। भागलपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध शराब, आर्म्स और मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में 31 मार्च 2026 को लोदीपुर थाना क्षेत्र के पासवान टोला में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की सूचना मिली थी। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस की टीम ने छापेमारी की। मौके पर से एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पीछा कर पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपी के पास से 12.960 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने दूसरी कार्रवाई करते हुए दूसरे युवक को भी गिरफ्तार किया।
अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबरों का, जहां पनवेल महानगर पालिका की महासभा के दौरान आज भी भारी हंगामा देखने को मिला। महाविकास अघाड़ी की ओर से सभागार के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। हाथों में मटके और बर्तन लेकर किए गए इस प्रदर्शन के माध्यम से पनवेल में गंभीर जल संकट का मुद्दा उठाया गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। इसी दौरान सभा में आने वाले नागरिकों को भी रोकने की घटना सामने आई। विपक्ष के नेता अरविंद महात्रे ने मौके पर पहुंचकर हंगामे के बीच नागरिकों को सभागार में प्रवेश दिलाए। इस पूरे घटनाक्रम से इलाके में तनाव का माहौल बन गया। महाराष्ट्र के जालना के समृद्धि महामार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इस संबंध में जानकारी जालना के बदनापुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक नारायण कुचे ने दी। उन्होंने बताया कि इस हादसे में अब तक कुल 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 घायलों का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। सभी घायलों का इलाज मुफ्त किया जाएगा। मुंब्रा बाईपास स्थित सुमैया ताई स्कूल के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब अचानक फायरिंग की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि किसी विवाद के चलते एक युवक ने करीब 5 राउंड गोलियां चलाई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस फायरिंग में अकबर, पप्पू और समीर नाम के 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। यही घटना की सूचना मिलते ही एसीपी, डीसीपी समेत मुंब्रा पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और इलाके को घेर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो फिलहाल इस ट्रेड लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।